नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसका भाग 1 है सामाजिक परिवर्तन का युग। इस पूरे अध्याय में हम सामाजिक परिवर्तन के युग के बारे में जानने वाले हैं। इसी के साथ हम रूसी क्रांति पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि पेट्रोग्राद में किस प्रकार फरवरी की क्रांति होती है और अक्टूबर क्रांति के पश्चात क्या-क्या बदलाव आते हैं। साथ ही हम सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव भी देखने वाले हैं। इस भाग में हम ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे कि उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी या रेडिकल्स की विचारधारा क्या थी। इसी के साथ यूरोप में समाजवाद किस प्रकार स्थापित होता है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन का युग। देखिए, आप सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का सूत्रपात किया था। अब मनुष्य अपने अधिकारों की जो है मांग करने लगा। मनुष्य स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की मांग करने लगा। तो ये सारी बातें हम जान चुके हैं। इन अधिकारों का प्रभाव न सिर्फ फ्रांस में हुआ बल्कि पूरे विश्व में अब अधिकारों की दौड़ मच गई। प्रत्येक मनुष्य जो है अब अपने हितों के प्रति जागरूक होने लगा है और अधिकार की मांग करने लगा है। देखते हैं, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात किया। यानी कि अब समाज में जो व्यक्ति है वे जिएगा लेकिन अधिकारों के साथ, अधिकार विहीन होकर नहीं। इसी के साथ फ्रांसीसी क्रांति के बाद व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सत्ता पर चर्चा होने लगी। सामाजिक सत्ताओं पर चर्चा होने लगी, व्यक्तिगत अधिकारों की मांग होने लगी और इसका प्रभाव केवल और केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि हम यहाँ पर भारत में भी देखते हैं। फ्रांस के साथ साथ अन्य देशों में भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर इसका महत्व होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख। भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख करने वाले मुख्य रूप से दो महापुरुष हैं, जैसे कि यहां हम देख रहे हैं राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। इसी के साथ डेरोजियो। तो ये दो लोग जो हैं, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर दो का उदाहरण देख रहे हैं। ये जो है फ्रांसीसी क्रांति को समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। मगर यूरोप में सभी लोग आमूल सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। हम देख रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई और उसके बाद में समाज में थोड़े बहुत परिवर्तन होने लगे। लोग अब अपने अधिकारों से परिचित होने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति जो है सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि परिवर्तन हो लेकिन धीरे-धीरे हो, एकदम से ना हो। और कुछ लोग चाहते थे कि हाँ, परिवर्तन होना ज़रूरी है और कुछ चाहते थे कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना? हम उन सभी की बात करेंगे। तो देखिए, कुछ चाहते थे कि बदलाव धीरे-धीरे हो और एक खेमा समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी मानता था। इसी को लेकर हम आज तीन महत्वपूर्ण विचारधाराएं देखने वाले हैं। उदारवादी, रेडिकल या हम कह सकते हैं परिवर्तनवादी, और एक हम देखेंगे रूढ़िवादी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे उदारवादियों की। उदारवादी जो है वे समाज परिवर्तन के पक्षधर थे। ये बात आप याद रखिएगा। उदारवादी बोल दीजिए या लिबरल्स हम कह सकते हैं। तो देखिए, उदारवादी समाज परिवर्तन के समर्थक ये चाहते थे कि समय के साथ समाज में परिवर्तन होना आवश्यक है, होना चाहिए। इसी के साथ हम देख रहे हैं सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। ये चाहते थे कि एक समाज में, एक क्षेत्र में या एक देश में सभी धर्मों को खुलकर सांस लेने का मौका दिया जाए, सभी को बराबर स्थान दिया जाए, बराबर सम्मान दिया जाए। इसी के साथ ये चाहते थे अनियंत्रित सत्ता के विरोधी, यानी कि ये अनियंत्रित सत्ता पर जो है रोक लगाना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि राजा निरंकुश होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर ये चाहते थे कि एक ऐसा समाज स्थापित हो जिसमें व्यक्ति के अधिकारों का जो है उल्लंघन ना हो, व्यक्ति के अधिकारों को सम्मान मिले। अब व्यक्ति जो है पैदा होता है तो उसे बहुत से अधिकार जन्म के साथ ही मिलते हैं, जो कि हमारा संविधान भी जो है व्यक्ति को देता है। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। ठीक है, तो जो उदारवादी है
वे चाहते थे कि हाँ, व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर समाज विकसित होना चाहिए, जहां हर व्यक्ति को अपने अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसी के साथ प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचन सरकार के पक्षधर, ये चाहते थे कि ऐसी निर्वाचित सरकार हो जो प्रतिनिधित्व पर आधारित हो। तो हम कह सकते हैं प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के ये पक्षधर माने जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों द्वारा शासन कार्य। उदारवादी चाहते थे कि शासन कार्य होना चाहिए एकदम सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के द्वारा। इसी के साथ लोकतंत्रवादी नहीं, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो उदारवादी है वो लोकतंत्रवादी नहीं थे, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इसी के साथ में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्षधर नहीं थे। तो ये जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं होते हैं, और साथ ही संपत्तिधारियों को वोट का अधिकार के पक्षधर माने जाते हैं। यानी कि ये मानते थे कि जो संपत्तिधारी है, जिनके पास में संपत्ति हो, उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ जो लिबरल्स है, जो उदारवादी है, उनकी विचारधाराओं को हमने जाना है। इसी के साथ हम यहाँ जानेंगे मुख्य रूप से रेडिकल्स के बारे में भी। हमने 3 महत्वपूर्ण विचारधाराओं की बात की, जिसमें उदारवादी को हम जान चुके हैं। अगर आप उदारवादी का उदाहरण देंगे तो आप कह सकते हैं कि उदारवादी समाज परिवर्तन के पक्षधर थे, सभी धर्मों को सम्मान देने के पक्षधर थे, इसी के साथ व्यक्तिगत अधिकारों के भी वे पक्षधर थे। ये बातें आपको याद रखनी है। रेडिकल की बात करें, रेडिकल या हम कह सकते हैं परिवर्तनवादी, ये कैसे थे? देखिए, बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर थे, यानी कि ये चाहते थे सरकार निर्वाचित हो, सरकार में जो है बहुमत होना चाहिए सभी का, तो बहुमत आधारित सरकार के ये पक्षधर थे। इनमें बहुत से लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। महिला मताधिकार आंदोलन, जो महिलाओं को मत का अधिकार दिलाने से संबंधित आंदोलन है, उसे महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। तो बहुत से लोग इसके भी पक्ष में थे। बड़े जमींदारों, संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकारों के खिलाफ, जो विशेषाधिकार है, जो संपत्ति जिनके पास में ज्यादा थी, या हम कह सकते हैं जो लोग धनी थे, या हम कह सकते हैं बड़े उद्योगपति थे, जमींदार थे, जो अमीर लोग थे, है ना, तो उनके पास में कुछ विशेषाधिकार थे। जैसा कि हमने फ्रांसीसी क्रांति में भी देखा था कि प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं, उनके पास में कुछ विशेषाधिकार थे, वो टैक्स नहीं भरते थे। टैक्स जो है वो तृतीय स्टेट के लोगों को भरना पड़ता था। तो उसी प्रकार ये भी जो विशेषाधिकार है उनके खिलाफ थे, याद रखना, तो विशेषाधिकार के खिलाफ थे। संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध, लेकिन निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। ये निजी संपत्ति के विरोध नहीं करते थे, आपको ये बात याद रखना है, क्योंकि अभी हम आगे एक विचारधारा पढ़ेंगे, मुख्य रूप से समाजवादियों को हम देखेंगे, तो वे निजी संपत्ति के विरोधी होते हैं, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं महिला मताधिकार, तो या फिर हम कह सकते हैं मताधिकार आंदोलन। हमने यहाँ देखा महिला मताधिकार आंदोलन। तो मताधिकार आंदोलन का मतलब ही क्या है? मत दिलाने का जो आंदोलन है, उससे संबंधित आंदोलन। तो देखिए, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन, ताकि सभी को जो है मत देने का अधिकार मिल सके। चलिए, तीसरा हम विचारधारा देखते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिनकी सोच रूढ़िवादी हो, जो अतीत का सम्मान करे, यानी कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें ज्यादा विश्वास करें, है ना। समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसमें वे इतना विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक समय के बाद में रूढ़िवादियों को भी लगना लगेगा कि हाँ, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। देखिए, रूढ़िवादी की बात करें तो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उदारवादी जो है वो समाज परिवर्तन के पक्षधर थे, लेकिन यहाँ पर रूढ़िवादी इनके खिलाफ है, क्योंकि रूढ़िवादी जो है वो परिवर्तन को इतना जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों के विरोधी थे। मैंने आपको क्या बताया कि ये समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक समय के बाद में इन्हें लगता है कि हाँ, परिवर्तन होना आवश्यक है। तो 19वीं शताब्दी के आते आते देखिए, 19वीं सदी तक वे भी परिवर्तन को आवश्यक मानने लगे। अतीत का सम्मान, यानी कि ये जो पुरानी परंपराएं हैं उनको ज्यादा महत्व देते थे, अतीत का सम्मान करते थे। आज भी हम देखते हैं कि हमारे ही समाज में बहुत सारे लोग तो उदारवादी सोच के होते हैं,
जो भले ही ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो बड़ी उदार होती है। लेकिन एक ऐसा तबका भी हमें देखने को मिलता है जिनकी सोच जो है रूढ़िवादी होती है। चाहे वो कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन सोच उनकी रूढ़िवादी होती है। वो समय के साथ हो रहे परिवर्तन को जल्दी से स्वीकार नहीं करते। हम हमारे घरों में भी देखते हैं कि अगर 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो 1-2 मेंबर ऐसे होते हैं जो रूढ़िवादी सोच के होते हैं। चलिए, इसी के साथ बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। ये चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन धीमे-धीमे, धीमे-धीमे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूरोप में औद्योगिकीकरण का जो है युग आ चुका है। औद्योगिकरण के तहत जो है नए-नए परिवर्तन आते हैं, फैक्ट्रियाँ लगती है, कारखाने लगते हैं, तो जो परिवर्तन है वो बहुत शीघ्र होना शुरू हो जाता है। लेकिन रूढ़िवादी चाहते थे कि परिवर्तन हो, लेकिन धीरे हो। चलिए, तो वही हम देख रहे हैं, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। अब हमने देखा कि उदारवादी क्या चाहते थे, रेडिकल या परिवर्तनवादी क्या चाहते थे और रूढ़िवादी क्या चाहते थे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो युग है ये औद्योगिक युग चल रहा है और यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो बड़ी ही शीघ्रता के साथ हो रहा है। देखिए, नए शहर बस रहे हैं, नए-नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। अब जिस प्रकार नए-नए शहर बसेंगे, औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, कारखाने लगेंगे, कारखाने के अंदर पुरुष और महिलाएं काम करेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम देख रहे हैं शहरों का विकास होगा, यातायात के साधनों का विकास होगा। ये सारी चीजें बड़ी ही शीघ्रता से होनी शुरू हो जाती है औद्योगिक युग के अंदर। रेलवे का विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों को कारखाने में लगा दिया। अब औरत है, आदमी हैं और उनके बच्चे जो हैं, अब ये सभी जो है कारखाने में काम कर रहे हैं। कारखाने में इनकी जो कार्य परिस्थितियां होती थी, या हम कह सकते हैं कि ये जो जिस प्रकार काम करते थे, उतना इन्हें वेतन नहीं मिलता था। यानी कि काम के घंटे ज्यादा थे, इनकी मजदूरी कम हुआ करती थी। आइए देखते हैं। काम के घंटे अधिक थे, मजदूरी कम मिलती थी, बेरोजगारी आम समस्या थी। तो इस प्रकार अगर व्यक्ति पूरे दिन काम करेगा, लेकिन उसे पर्याप्त वेतन नहीं मिलेगा, तो वो भी फिर कितना समय तक वहां टिक पाएगा। तो हम कह रहे हैं, या हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बेरोजगारी की समस्या जो है एक आम समस्या बन चुकी थी। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा। तो जिस प्रकार नए नए शहर बस रहे थे, शहर बसने के साथ साथ कारखाने लग रहे थे, जनसंख्या की भी वृद्धि हो रही थी और बेरोजगारी की भी समस्या थी। समाज परिवर्तित तो हो रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी साथ साथ खड़ी हो रही थी। चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, जनसंख्या वृद्धि की समस्या हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। और उदारवादी और रेडिकल, इन दोनों ने ही क्या चाहा कि इन समस्याओं का हल निकाला जाए। उदारवादी और रेडिकल्स ने कुछ संपत्ति अर्जित कर ली थी, कुछ धन जुटा लिया था छोटा मोटा व्यापार या उद्योग करके, और वे दोनों ही चाहते थे कि इस प्रकार की जो समस्या है इसका समाधान हो। तो देखिए, उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी। तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने भी थोड़ी बहुत संपत्ति अर्जित कर ली थी। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। तो देखिए, जो उदारवादी है, रेडिकल है, ये लोग विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। विशेषाधिकार यानी कि कुछ लोगों को हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम फ्रांस का उदाहरण ले सकते हैं, फ्रांस की क्रांति का उदाहरण, जहां फ्रांस का समाज 3 एस्टेट में विभाजित था, जिसमें प्रथम और द्वितीय एस्टेट जो है उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, जन्मजात। भाई आपको जो है टैक्स नहीं देना है। फिर जो सारा टैक्स भरना पड़ता था वो तृतीय स्टेट के लोगों को भरना पड़ता था, जो कि गरीब और मजदूर थे, किसान थे। तो ऐसे विशेषाधिकारों के खिलाफ थे उदारवादी और रेडिकल। उदारवादी और रेडिकल जो है वो मनुष्य के श्रम को, मनुष्य की मेहनत को महत्व देते थे। इसी वजह से जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो मेहनती हैं, वे सभी जो हैं उदारवादी और रेडिकल्स के आसपास भटकते रहते थे। आइए देखते हैं। तो व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। इसी कारण कामकाजी स्त्री पुरुष
उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। तो उदारवादी और रेडिकल वादी जो है, जिन्हें हम परिवर्तनवादी कह सकते हैं, ये कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, इनका समाधान किया जा सके। अब हम आगे देख रहे हैं, यूरोप के अंदर जो 1815 में सरकार बनती है, उस सरकार से बहुत से राष्ट्रवादी खुश नहीं थे। राष्ट्रवादी नाखुश थे, उसके कुछ कारण थे। देखिए, यूरोप में 1815 में बनी सरकार से छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। ऐसा क्यों? ऐसी नाराजगी का कारण क्या था? यानी कि सरकार से हम कह सकते हैं कि निराशा क्यों मिल रही थी? क्योंकि जो राष्ट्रवादी है, उदारवादी है, रेडिकलवादी है, ये एक अलग तरह का राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिसमें सभी लोगों को सम्मान मिले, जिसमें व्यक्तिगत अधिकार मिले। देखिए, तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। और यहां पर हमारे सामने एक उदाहरण है इटली के राष्ट्रवादी का। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजिनी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रखी, क्योंकि गिसेप्पे मेजिनी जो है, वे भी सरकार से खुश नहीं थे। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं गिसेप्पे मेजिनी को, जो कि इटली के राष्ट्रवादी हैं, याद रखिएगा। अब हम देख रहे हैं यूरोप में समाजवाद का आना, कि यूरोप में जो है समाजवाद किस प्रकार प्रवेश करता है। समाजवादियों की मुख्य सोच क्या थी? समाजवादियों की मुख्य सोच ये थी कि ये निजी संपत्ति के विरोधी हुआ करते थे। इनका मानना ये था कि जिस व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा संपत्ति होती है, वो व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, वो केवल अपने ही हितों के बारे में सोचता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। ऐसा मानना था इन समाजवादियों का। तो देखिए, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। उनका तर्क था कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब रहता है, यानी कि वही बात कि वो सेल्फिश होता है, वो स्वार्थी होता है, उसे सिर्फ अपना ही फायदा दिखता है। अगर संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। तो समाजवादी यानी कि संपत्ति पर समाज का साझा अधिकार होना चाहिए, और साझा अधिकार होगा तो सभी पर जो है बराबर ध्यान दिया जाएगा, सभी का हित हो सकेगा। लेकिन अगर निजी संपत्ति पर, या फिर हम कह सकते हैं संपत्ति पर किसी एक ही व्यक्ति का स्वामित्व तो होगा, तो फिर वो केवल अपने ही फायदे का सोचेगा। ऐसा मानना किनका था? समाजवादियों का मानना था। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। और ये जो सामूहिक उद्यम है, सामूहिक उद्यम हम देखते हैं कि धीरे धीरे फिर बहुत सारे ऐसे समाजवादी आते हैं जो सामूहिक उद्यम को महत्व देते हैं। पहले आप ये जानिए कि सामूहिक उद्यम क्या होता है। सरल भाषा में कहें तो एक ऐसा कार्य जिसमें सभी लोग सामूहिक रूप से मेहनत करें, और मेहनत करने के पश्चात जो प्रतिफल है, जो उनका वेतन है, वो उनकी मेहनत के अनुसार उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाए। देखिए, कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कोऑपरेटिव। तो यहां हम कह रहे हैं कि बहुत सारे समाजवादी ऐसे थे जिन्हें कोऑपरेटिव सामूहिक उद्यम में दिलचस्पी थी, और इसी के चलते फिर कुछ सामूहिक उद्यम भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए, यहां पर हमें एक व्यक्ति का उदाहरण मिल रहा है, रॉबर्ट ओवेन, 1771 से 1858 ईस्वी, जो कि इंग्लैंड के उद्योगपति थे। इन्होंने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय, न्यू हार्मनी समुदाय की रचना का प्रयास किया था। इसी के साथ लुई ब्लांक फ्रांस के थे, जो सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देना चाहते थे। तो जिन समाजवादियों का कोऑपरेटिव में इंटरेस्ट था, जो कोऑपरेटिव या सामूहिक उद्यम में रुचि रखते थे, दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने इसका प्रयास भी किया। यहां हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं।
इसी के साथ हम कार्ल मार्क्स की विचारधारा को भी जानेंगे कि आखिरकार कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या थी। कार्ल मार्क्स जो है वो स्पेशली मजदूरों को संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जो ये बड़े-बड़े पूंजीपति लोग हैं, इनके पास जो पूंजी आ रही है, वो पूंजी कैसे आ रही है? वो पूंजी आ रही है इन मजदूरों की मेहनत से, इन मजदूरों के श्रम से। अगर ये मजदूर मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, तभी जो है इन पूंजीपतियों के पास में पूंजी पहुँचेगी। अगर ये मजदूर एकजुट हो जाएँ और ये मजदूर एकजुट होकर बगावत कर दें, तो ये पूंजीपति जो हैं, ये कभी इनसे जीत नहीं पाएँगे। ऐसी ही कुछ विचारधारा थी कार्ल मार्क्स की। देखिए, कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, इनका मानना था ऐसा। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, यानी कि मजदूर अगर मेहनत करेगा तभी उसे मुनाफा मिलेगा। मजदूर मेहनत नहीं करेगा तो पूंजीपति भी जो है उसको भी मुनाफा नहीं मिलने वाला है। अपनी स्थिति में सुधार के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व। तो देखिए, ये चाहते हैं कि अगर मजदूरों को अपने अधिकार चाहिए तो उन्हें ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति की जो व्यवस्था है, इसे उखाड़ फेंकना होगा। और ये मानते हैं कि ऐसे में जीत मजदूरों की ही होगी। इसी के साथ में ये संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व चाहते थे कि जो संपत्ति है, उसमें समाज का नियंत्रण हो। ऐसे ही कुछ विचार जो है हम आगे देखेंगे एंगल्स के भी। फ्रेडरिक एंगल्स भी ऐसी ही विचारधारा रखते थे। चलिए, इसी के साथ आगे कार्ल मार्क्स को हम देखते हैं। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। यानी कि उन्होंने बोला कि भविष्य का ये जो समाज है वो साम्यवादी समाज होगा, कम्युनिस्ट समाज होगा। कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। इन्होंने मजदूरों को एकजुट होने का संदेश दिया और कहा कि पूंजीपतियों के साथ जो तुम्हारा संघर्ष होगा उसमें जीत तुम्हारी ही होगी, याद रखिएगा। इसी के साथ मैंने बताया कि ऐसी ही कुछ विचारधारा जो है वो फ्रेडरिक एंगल्स की भी थी। उन्होंने भी इसी दिशा में कई तर्क दिए थे। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समाजवाद के लिए समर्थन। फिर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार समाजवाद के लिए समर्थन शुरू होता है। हमने देखा कि यूरोप में समाजवाद किस प्रकार आता है। हमने समाजवादी विचारधारा को देखा जिसके तहत हमने जाना कि ये निजी संपत्ति के विरोधी हुआ करते थे। चलिए तो देखते हैं समाजवाद के लिए समर्थन में 1870 के दशक तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। यानी कि जिन समाजवादी विचारों की हमने बात की वो अब पूरे यूरोप में फैल चुके हैं। यहां पर हम देख रहे हैं समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई। ये इंपॉर्टेंट है, द्वितीय इंटरनेशनल जो कि समाजवादियों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने भी अपनी स्थिति में सुधार के लिए संगठन बनाना शुरू किया। तो इस प्रकार जो है समाजवादी संगठन बनने शुरू होते हैं इंग्लैंड में भी, जर्मनी में भी। ठीक है, मजदूर जो है वो समाजवादी संगठन बनाते हैं। हम देख रहे हैं काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि काम के घंटे ज्यादा होते थे और वेतन कम मिलता था। अब इन्होंने आवाज उठाई कि काम के घंटों में कमी की जाए। हम पूरे पूरे दिन काम करते हैं, उतना हमें वेतन नहीं मिलता है, तो काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू किया कि हमें भी जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी के साथ इन संगठनों के काफी अच्छे रिश्ते थे। 1905 तक ब्रिटेन ने समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बना ली। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि समाजवाद जो है वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल रहा है। समाजवादी विचारधारा फैल रही है और साथ ही साथ समाजवादी संगठन भी बन रहे हैं। चलिए, फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन हुआ, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा तो फैल रही है, संगठन भी बन रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर हम देखें
कि सरकार बनाने में ये कामयाब होते हैं कि नहीं होते, तो हम देख रहे हैं कि 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहता है। तो समर्थन जो है समाजवाद को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार बनाने में वह 1914 तक जो है सफल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे जो हमारे इस भाग में दिया गया है पुस्तक में भी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यह पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है, याद रखिएगा। तस्वीर में आप कुछ बगावत जैसा दृश्य देख रहे हैं। इसमें मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है। ये जन विद्रोह है जिसमें आम जनता जो है वो विद्रोह करना शुरू कर देती है। जिस प्रकार कार्ल मार्क्स जो है मजदूरों को एकजुट करने की बात करते हैं, जन विद्रोह की बात करते हैं, वैसे ही यहां हमें एक जन विद्रोह का उदाहरण देखने को मिल रहा है। देखिए, पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। हम यहाँ पर देख रहे हैं जन सरकार ने कब्जा किया, जन विद्रोह हुए। इसी के साथ में दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। यानी कि ये जो समाजवादी है, इन्होंने इस जन विद्रोह का जश्न मनाया, क्योंकि समाजवादी क्या चाहते हैं, इन पूंजीपतियों के खिलाफ विद्रोह करना, जो कि हम इस तस्वीर में देख रहे थे, जन विद्रोह। तो इन्होंने जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को दो और चीजों की वजह से भी याद रखा जाता है, जिसमें नंबर एक है मजदूरों के लाल झंडे का उदय। कम्युनाडों या हम कह सकते हैं क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। तो एक महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए पेरिस कम्यून को याद किया जाता है वो है लाल झंडा, मजदूरों का लाल झंडा। इसी के साथ में एक है मार्सियस। मार्सियस एक प्रकार का गीत है, युद्ध गीत है। इसे हम देखते हैं कि जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके लिए पेरिस कम्यून को आज भी याद किया जाता है। चलिए, तो हम देखते हैं कि इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा। तो हमने मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराएं देखी। इसी के साथ हमने औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन का युग देखा और समाजवादी विचारधारा के बारे में भी जाना कि किस प्रकार यूरोप में समाजवादी विचारधारा फैलती है। लेकिन अभी मूल्यांकन करना बाकी है। चलिए, तो हम मूल्यांकन कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आइए, पहला प्रश्न देखते हैं। उदारवादियों के बारे में असत्य कथन है, जिसमें अ वे समाज परिवर्तन के समर्थक थे, ब वे सभी धर्मों का सम्मान चाहते थे, स वे अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, या द यह समूह लोकतंत्रवादी था। तो यहां हम देख रहे हैं द यह समूह लोकतंत्रवादी था, असत्य है, क्योंकि ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। मैं आपको बीच में पढ़ा भी चुका था, ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवादियों के बारे में असत्य कथन है। अ वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, ब वे संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण चाहते थे, स समाजवादियों को सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी नहीं थी, या द लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। तो देखिए यहाँ पर स कि समाजवादियों को सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी नहीं थी, ये असत्य है, क्योंकि कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। प्रश्न 3 है, गिसेप्पे मेजिनी कहाँ के राष्ट्रवादी थे? अ इटली के, ब अफ्रीका के, स भारत के, या द ऑस्ट्रेलिया के। तो इसमें इटली के, गिसेप्पे मेजिनी जो है वो इटली के राष्ट्रवादी थे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं सत्य और असत्य वाला। तो देखिए क्या कथन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन उखाड़ फेंकना होगा। तो ये कथन सही है या गलत? तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, हमें खाली स्थान भरना है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की राय में डैश 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 ही भविष्य का समाज होगा, यानी कि कम्युनिस्ट ही क्या होगा?
भविष्य का समाज होगा। तो कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यह भाग यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।